नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बहन का तमाचा। रामेश्वर जी का शरीर बुखार से थर थर कांप रहा था। ऊपर से यह दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड। इतने मोटे कंबल में भी उनका बुरा हाल हो रहा था। रात ही बेटे को बोला था दवाई लाने के लिए, लेकिन उसने 9 बजे ही स्टोर बंद होने का हवाला करके सुबह के लिए टाल दिया था और हाथ में एक गोली थमाकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस पैरासिटामोल की गोली से कुछ घंटे को आराम मिला और देर रात गए फिर तेज बुखार चढ़ गया। जैसे तैसे करके रात गुजारी। अब सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन किसी ने भी अभी तक उनके कमरे में आकर नहीं पूछा कि उनकी अब तबीयत कैसी है। वह बड़ी मुश्किल से अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आए तो पता चला कि बेटा बिना पिता का हालचाल और बिना दवाई दिए ही ऑफिस के लिए निकल गया है। तभी बहू ने उनके हाथ में सब्जी का थैला पकड़ा दिया। यह लीजिए बाबूजी, बाजार से सब्जी लेकर आइए। आज दोपहर में ऑफिस के उनके मित्र आ रहे हैं खाने पर। रामेश्वर जी की बुखार के मारे आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह धीमे स्वर में बोले, बहू, मैं आज बाजार नहीं जा पाऊंगा। मुझे रात से बहुत तेज बुखार हुआ है। राघव से रात दवा के लिए बोला था, पर वह बिना दवा दिए ही निकल गया। आपको क्या लगता है बाबूजी कि यह घर और आपका खर्चा ऐसे ही चलता है? वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्या पूरे दिन आपकी सेवा में लगे रहेंगे? एक आपकी दवा का ही काम नहीं है उन्हें, और भी काम रहते हैं। रीना रामेश्वर जी से तमकते हुए बोली, अब यह पकड़िए और यह रहे पैसे। बाजार से अपनी दवा भी लेते आना, और अगर अब ज्यादा बहाने बनाए तो। बहू की बात सुनकर रामेश्वर जी चुपचाप थैला और पैसे पकड़कर बाजार के लिए निकल गए। बहू ने उनसे एक कप चाय तक को भी नहीं पूछा। बुखार के चलते कल रात भी उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था। घर से बाहर कदम रखा तो ठंड अपना पूरा कहर ढा रही थी। कोहरे के कारण कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से बुखार के कारण उनका शरीर बुरी तरह से ठिठुर रहा था। बार बार उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। हाथ पैर मानो कटे जा रहे थे। जैसे तैसे कई जगह बैठ बैठ कर सब्जी बाजार तक पहुंची। जल्दी जल्दी सब्जी ली और पास के ही एक मेडिकल स्टोर से दवा लेकर घर लौट आए। बहू, बहू, मैं सब्जी रसोई में रख दी है। हाँ तो ठीक है, इतना चिंगाड़ने की जरूरत नहीं है। अब जाइए अपने कमरे में, और खबरदार, अगर शाम से पहले अपने कमरे से बाहर निकले या आपके खांसने की आवाज बाहर आई तो। ठीक है बहू। बहू, बस मुझे एक कप चाय और 2 ब्रेड दे दो, ताकि मैं अपने लिए दवा ले सकूं। हाँ ठीक है, आप जाइए अपने कमरे में, अभी थोड़ी देर में भिजवाती हूँ। रामेश्वर जी चुपचाप अपने कमरे में आ गए। चाय के इंतजार करते करते अभी 11 बजने को आए थे, लेकिन अभी तक उनकी चाय का कोई अता पता नहीं था। रामेश्वर जी सोच रहे थे, डॉक्टर ने बोला था कि दवा कुछ खाने के बाद ही लेना। जब चाय नहीं पहुंची तो वह एक बार फिर से हिम्मत करके अपने बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर आकर देखा तो बेटे बहू अपने यार दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। मेज पर ढेर सारे पकवान देखकर उनका भी जी ललचा गया। तभी बहू की नजर उन पर पड़ी और तेज कदमों से आई और रामेश्वर जी को डांटने लगी। बाबूजी, आपसे कहा था ना कि शाम से पहले अपने कमरे से बाहर मत आना। चलिए अपने कमरे में तुरंत जाइए। राघव जी के ऑफिस के लोगों ने आपको देख लिया
तो आपके बेटे का कितना अपमान होगा। पर बहू, मुझे बहुत भूख लगी है और दवाई भी लेनी है। रामेश्वर जी बेबस होकर बोले। रामेश्वर जी की आंखों में आंसू तैर गए। कुछ उनकी आंखों के सामने बीती यादों का चलचित्र घूमने लगा। रामेश्वर जी का एक बेटा और एक बेटी है। दोनों को पढ़ा लिखा कर बड़े नाजों से पाल पोस कर इस लायक बनाया कि वह समाज में इज्जत के साथ सर उठाकर चल सके। इतना सब कुछ करने के बाद भी बेटा पिता को अपने सामने कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन गुस्सा कर बोला, तो पापा बस कीजिए, आपका ज्ञान आपके पास ही रहने दीजिए। जब देखो यह मत करो वह मत करो। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता हूँ। ऐसा भी क्या मांग लिया मैंने आपसे। मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि इस घर को छोड़ देते हैं अब, और नहीं, नए घर ले लेते हैं। मेरे सारे दोस्त आसपास इलाके में ही रहते हैं। अपने पापा रामेश्वर जी से बोला। रामेश्वर जी बोले, बेटा, तेरे एजुकेशन के लिए भी लोन लिया हुआ है, यह बात तो तू जानता ही है। फिर तेरी बहन रश्मि की भी मंगनी हो चुकी है। 6 महीने बाद उसकी भी शादी करनी है। तुम्हारे दादा दादी भी बीमार रहते हैं, उनकी दवाइयों का भी खर्चा लगता है। एक साथ इतना सारा खर्चा मैं कैसे उठा रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ। और उसमें तुम नए घर जाने की बात कर रहे हो। मेरे लिए अभी यह सब संभव नहीं है। राघव पैर पटक कर बोला, पापा, आपसे थोड़े दिन पहले ही मैं नई नई बाइक मांगी थी, तो वह भी नहीं खरीद के दी गई। नया घर तो दूर की बात है, आप तो नई बाइक तक नहीं दिला पाए। कब तक आपकी राशन की दुकान पर बैठेंगे। आपको कुछ बड़ा सोचना चाहिए। यह बोलकर गुस्से में राघव घर से बाहर चला गया। तब कनक जी भी बेटे के ऐसे रवैये से दुखी थी। वह राघव को समझाने का प्रयास करती, मगर राघव हमेशा अपनी मनमानी करता। राघव के ऐसे शब्द सुनकर रामेश्वर जी अतीत की गलियों में खो गए थे। घर की सबसे बड़ी संतान रामेश्वर जी अपने माता पिता की आंखों का तारा थे। होते भी क्यों नहीं, कम उम्र में ही पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर जो उठा ली थी। उनके पिता रामपाल जी 4 बच्चों को बड़ा करते करते कर्ज में डूब चुके थे। बस फिर क्या था, रामेश्वर जी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर पिता की राशन की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी राशन की दुकान में खाने के सामान के अलावा दूध, दही, आइसक्रीम इत्यादि सामान भी रखना शुरू कर दिया था, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी हुई थी। रामेश्वर जी ने दुकान से बैठने का स्टॉल तक हटा दिया, ताकि उन्हें दुकान में बैठकर कभी आलस न आए। वह दिन भर खड़े रहकर दुकान पर ग्राहकों को सामान देते। राशन, दूध, दही की दुकान होने की वजह से उन्हें पल भर आराम ना मिलता था। कोई ना कोई ग्राहक दुकान पर आता रहता, जिससे व्यापार अच्छा हो जाता। मगर दिन भर की मेहनत रात को माथे पर लकीर बनकर उभर आती और रामेश्वर जी थक हार कर सो जाते हैं। लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह अपने पिता का सारा कर्जा उतार पाए। मगर कर्ज उतरते ही 2 छोटी बहनों की शादी की जिम्मेदारी सर पर आ गई और उनसे पीछे का छोटा भाई आनंद भी अभी पढ़ाई कर रहा था। छोटा भाई आनंद पढ़ाई छोड़ बड़े भाई का व्यापार में साथ देना चाहता था, मगर रामेश्वर जी ने उसे पढ़ाई नहीं छुड़वाना चाहते थे कि आनंद पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। ऐसा वो चाहते थे। उनका अधूरा सपना आनंद पूरा करे। रामेश्वर जी पढ़ने में होशियार थे, मगर उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वह नहीं चाहते थे कि आनंद भी उन हालातों से गुजरे जिन हालातों से वह गुजरे थे। रामेश्वर जी हर बार व्यापार बढ़ाने के नए तरीके खोजते। दुकान के बाहर थोड़ी सी जगह थी, जहां पर आलू कांदा बेचा करते थे। वहीं उन्होंने मार्केट से लाकर हरी सब्जियां भी रखनी शुरू कर दी।
जिससे जो भी महिला किराने और डेयरी का सामान खरीदने आती, वह वहां से सब्जी भी खरीद लेती। घर में सबसे बड़े होने के कारण उनके पिता ने रामेश्वर जी पर शादी का दबाव डाला और कनक जी उनके घर की बहू बनकर आ गई। लक्ष्मी स्वरूपी कनक जी ने रामेश्वर जी का घर तो संभाला है, साथ साथ उसकी दुकान पर आकर रामेश्वर जी की मदद कर दी। कनक जी के साथ से व्यापार और बढ़ गया और रामेश्वर जी ने अपने पीछे के 3 भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर दी। रामेश्वर जी की दोनों बहनें अपने अपने घर चली गई, मगर छोटे भाई आनंद की नौकरी दूर जगह लग गई, जिस वजह से वह पत्नी के संग दूसरे शहर जाकर शिफ्ट हो गया। रामेश्वर जी का अपना परिवार भी अब बढ़ गया था। बेटी रश्मि और बेटे राघव का जन्म हो गया। परिवार की जिम्मेदारियां हुई और राघव ने रीना से शादी कर ली। राघव के दादा दादी भी परलोक सुधार चुके थे। बहन रश्मि की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई और वह विदेश चली गई थी। घर में सिर्फ 4 लोग रहते थे, मगर राघव अपने इस घर से ना पहले खुश था और ना अब खुश है। राघव और रीना ने मिलकर टावर में एक घर खरीद लिया। राघव की इतनी वर्षों की तमन्ना पूरी हो चुकी थी। राघव और रीना दोनों कमाते थे। थोड़ा बहुत लोन ले लिया और वे दोनों ने घर में रहने आ गए। राघव बोला, पापा, आप और माँ भी चाहे तो हमारे साथ नए घर में रहने चल सकते हैं। मगर रामेश्वर जी बोले, बेटा, मैं इस राशन की दुकान के सहारे अपना और कनक जी का पेट भर लूंगा और इस घर से वैसे भी मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। इस घर में मेरे बचपन से लेकर तुम्हारे बचपन तक की सारी यादें हैं। तुम दोनों नए घर में जाओ। मैं और कनक जी यहाँ खुश हैं। राघव और रीना भी शायद यही चाहते थे। इसीलिए तो राघव ने अपने पापा से इस तरह से संवाद किया था। वरना वह उन्हें साथ ले जाना चाहता तो यह भी कह सकता था, पापा, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। माँ कनक जी भी बेटे बहू का व्यवहार जानती थी, इसलिए पति की बात का ही समर्थन किया। राघव और रीना सारा सामान लेकर यह घर छोड़कर चले गए। पीछे पीछे छोड़ गए अपने माँ पापा का बुढ़ापा। रामेश्वर जी रोज की तरह दुकान पर जाते, पर अब उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं थी। जैसे जैसे ग्राहकों को संभालते, कनक जी आज भी दुकान पर आकर उनकी मदद करती, मगर दोनों के चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती। अब चेहरे की झुर्रियां और अधिक गहरी हो चली थी। शायद बेटे बहू का हमेशा के लिए दूर चले जाना वह सह नहीं पाए थे। कनक जी जब भी राघव और रीना को फोन करती, दोनों व्यस्त होने का दिखावा करते। बहू और बेटे को डर था कि कहीं उन दोनों से माँ पिताजी कोई मदद ना मांग ले, पर दोनों माँ की ममता कहाँ समझते थे। अरे, माँ पिताजी फोन करते हैं कि बेटे बच्चे कैसे हैं, सब कुशल मंगल तो है ना, मगर यह बात समझने अभी इन दोनों के बस की बात नहीं थी। रामेश्वर जी कनक जी से पूछते, आज बात हुई बेटे बहू से, कैसे हैं दोनों? कनक जी का उत्तर हमेशा यही रहता है, दोनों ठीक हैं, मगर व्यस्त बहुत हैं, तो बात नहीं कर पाए। रामेश्वर जी कहते, ना समझ हो तुम कनक। अरे, जिसको बात करनी होती है वह कैसे भी वक्त निकाल कर बात करते हैं। क्या ऑफिस से आने के बाद रात को बात नहीं कर सकते? तुम ही सोचो, क्या शनिवार रविवार छुट्टी के दिन बात नहीं कर सकते? इन लोगों को बात ही नहीं करनी है, मिलने आना तो दूर की बात है। कनक जी की तबीयत अब धीरे धीरे खराब रहने लगी। गम इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। कुछ वही हुआ कनक जी के साथ। कनक जी बेटे बहू से मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी। इस बार रामेश्वर जी ने खुद राघव को फोन किया और बोले, राघव, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, वह तुम दोनों से मिलना चाहती है। राघव ने फोन रखकर रीना से कहा तो रीना बोली, तुम्हारे पापा को पैसों की जरूरत होगी। राघव, मगर मैं कह देती हूँ,
इस बार तुम अपने पापा से उस पुराने घर की बात भी कर लेना। तुम्हारे पापा अगर वह पुराना घर बेचने के लिए राजी हो जाए तो हमारे इस घर का लोन चुकता हो जाएगा। वैसे भी बचा ही क्या है उस घर में, और तुम्हारे माता पिता को हम यहाँ रख लेंगे। वैसे भी तो हमें अब उनकी जरूरत पड़ने वाली है। और दोनों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। राघव बोला, हाँ रीना, बात तो तुम सही कह रही हो। पापा बस उस घर को बेचने के लिए हाँ कह दे। राघव और रीना माँ से मिलने आए और बहुत प्यार से बात करने लगे। कनक जी दोनों को देखकर खुश हो गई। रामेश्वर जी भी खुश थे कि कम से कम माँ से मिलने आए तो दोनों। मगर वह कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। राघव रामेश्वर जी से बोला, पापा अब आप दोनों हमारे साथ चलिए और इस घर को बेच देते हैं, ताकि यहाँ से जो पैसा आए उससे हम अपने घर का लोन चुकता कर पाएं। आज बेटा बहू उन्हें अपने साथ ले जाना तो चाहते थे, मगर उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह रामेश्वर जी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। उतने में रीना बोली, पापा जी मैं तो कहती हूँ घर क्या दुकान भी बेच दीजिए और हमारे साथ चलिए। आप लोगों को पैसों की जरूरत हो तो राघव से ले लीजिएगा। इतने में राघव भी माँ कनक जी से बोला, माँ अब हमें आप लोगों की भी जरूरत है। रीना माँ बनने वाली है, इसलिए उसका ध्यान रखने वाला भी कोई होना चाहिए। रामेश्वर जी और कनक जी बेटे बहू की सारी मनसा भांप चुके थे कि आज ये मीठी मीठी बातों का घोल क्यों पिलाया जा रहा है। यह भी उनकी समझ में आ चुका था। अब तक मोह में अंधी कनक जी को बेटे बहू का यह स्वरूप आज साफ नजर आ रहा था। अचानक उनमें एक शक्ति सी आ गई और वह बिस्तर पर से उठ खड़ी हुई और बोली, अब बस करो बेटा, हम तुम्हारा और बहू का और स्वार्थी रूप नहीं देख पाएंगे और हम यह घर कभी नहीं बेचेंगे। तुमने वहां टावर में इतना महंगा घर लिया है तो उसकी किस्त भी तुम्हें ही भरनी होगी। और आज भी सिर्फ तुम हमें इसलिए ले जाना चाहते हो ताकि तुम्हें इस घर को बेचने में आसानी हो और मैं तुम्हारी पत्नी का ध्यान रख सकूं। तुम लोग वापस अपने घर चले जाओ और वापस यहाँ कभी मत आना। हमें तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति और मैं भूखे नहीं मरेंगे। जिस राशन की दुकान पर हमने पहले इतनी मेहनत की है अभी भी कर लेंगे, मगर कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। हमने इस राशन की दुकान से सभी की जिम्मेदारियां पूरी की हैं, तो यह दुकान अब हम दोनों बुड्ढों का भी भार संभाल लेगी। राघव और रीना शर्मिंदा होकर वापस चले गए। कनक जी रामेश्वर जी से बोली, बेटे के मोह में मैंने अपना ध्यान नहीं दिया और बीमार पड़ गई, मगर अब मैं आपका और मेरा खूब ध्यान रखूंगी ताकि फिर से कोई हमारे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचा पाए। दोनों ही आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर सामने एक चुनौती थी। अपनी दुकान, अपना घर और अपने आप को कैसे संभालेंगे। समय बीतता गया, लेकिन अब कनक जी की उम्र हो चली थी और वह काफी बीमार रहने लगी। एक रात को ऐसे सोई कि फिर सुबह का सूरज वह देख भी ना पाई। कनक जी के जाते ही रामेश्वर जी के जीवन में भी जैसे पतझड़ आ गई थी। अपनी कनक जी के गम में वह भी अब बीमार रहने लगे और उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था। इसलिए बेटे बहू उन्हें अपने घर ले गए और बेटे ने उन्हें अपने पास बुलाते बुलाते ही गांव के मकान पर लोन लेने का बोलकर घर बेच दिया था। जब रामेश्वर जी को यह सच पता चला तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, पर यह सोचकर शांत रह गए कि अब उनकी जिंदगी के दिन बचे ही कितने हैं। मेरे बाद तो यह घर उनका ही होगा। बेटी ने भी पिता को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बेटी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। पर यही नहीं पता था कि जायदाद मिलते ही बहू बेटे उनके साथ ऐसा रुखा व्यवहार करेंगे। शाम के 4 बज रहे थे कि अचानक उनकी बेटी अपने पिता से मिलने पहुंची तो घर पर कोई नहीं था। घर में काम करने वाले से पूछा तो पता चला भैया भाभी शॉपिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। वह अपने पिता के कमरे में गई तो देखा रामेश्वर जी जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर
उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दौड़कर पानी लेकर आई और 2 चम्मच पिता के मुंह में पानी डाला। देखा तो उनका पूरा बदन बुखार से तप रहा था। जल्दी से पास के ही डॉक्टर मेहता को बुलाकर लाई तो पता चला उन्हें 104 डिग्री बुखार है और कमजोरी है। और कमजोरी के कारण डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज लगवाने को बोला। ग्लूकोज लगने के बाद रामेश्वर जी को थोड़ा होश आया। सामने बेटी को देख उनके आंसू छलक आए। दूर से ही बेटी को आशीर्वाद देने के लिए हाथ खड़ा करना चाहा, पर कमजोरी इतनी आ चुकी थी कि हाथ ऊपर उठाते हुए भी थर थर कांप रहे थे। इतने में राघव और रीना भी घर आ चुके थे। सामने रश्मि को देख रीना बोली, दीदी आप अचानक यहाँ? हाँ दीदी, बता देती तो मैं एयरपोर्ट लेने आ जाता। कि तभी अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज से राघव एकदम सन्न रह गया। दीदी, एक तो आपके भैया आपका हालचाल पूछ रहे हैं और आप हैं कि दूसरा थप्पड़ रीना को पड़ा। खबरदार, अगर मेरे सामने यह नौटंकी करने की जरूरत की तो। पापा का यहाँ भूख और बुखार के कारण इतना बुरा हाल हो गया कि अगर मैं आज यहाँ ना आई होती वह तो आज। कहते कहते रश्मि का गला भर आया। और तुम दोनों शॉपिंग करते फिर रहे हो, यह भी नहीं देखा कि सुबह से पिता भूखे और बीमार कमरे में पड़े हुए हैं। जब जब मैं पापा से फोन पर बात करने का बोला तो तुमने हर बार बहाना बना दिया कि पापा पार्क घूमने गए हैं या फिर वह सो रहे हैं। तभी मुझे तुम पर शक होने लगा था और मैंने अचानक आने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन बस अब मैं पापा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। यहाँ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। उनके ठीक होते ही मैं उन्हें यहाँ से ले जाऊंगी। पर तुमने जो पापा के साथ किया है उसका जुर्माना तुम्हें भरना पड़ेगा। मैं तुम दोनों के खिलाफ एक पिता से धोखे से उनकी जायदाद बेचने का तुम पर केस दर्ज करवाऊंगी। अपनी बहन के मुंह से इतना सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और माफी मांगने लगे। लेकिन रश्मि अपने पिता की ऐसी हालत देखकर उन्हें माफ तो क्या, उनसे बात करना भी नहीं चाह रही थी। इतने में राघव गिड़गिड़ाकर बोला, दीदी, घर तो मैंने बेच दिया, लेकिन उनका जितना पैसा मिला है मैं वह सब देने को तैयार हूँ। लेकिन प्लीज केस मत करवाइए। मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी नौकरी तक छूट सकती है। और राघव ने सारे पैसे पिता के बैंक में ट्रांसफर करवा दिए। पिता के ठीक होते ही अपने भैया भाभी से रिश्ता तोड़ रश्मि हमेशा के लिए पिता को लेकर विदेश चली गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, माफी चाहती हूँ काफी टाइम बाद वीडियो डालने के लिए।